हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। क्वांटम एक्सेलरेट के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन टर्म। बेसिकली कंसंट्रेशन होता क्या है। कोई भी अगर हम मिक्सचर देखते हैं, सॉल्यूशन हमारा चैप्टर है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और मिक्सचर में टू और मोर कंपोनेंटों का एक रेशियो प्रेजेंट होता है। क्लियर है नहीं। टू और मोर कंपोनेंट किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो कंपोजिशन होती है थ्रू आउट सेम रहती है। उन कंपोनेंट की कंपोजिशन को हम परसेंटेज की फॉर्म में, अमाउंट ग्राम में, या उनका एमएल में, वॉल्यूम के टर्म में उनका जो कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड आ जाते हैं, जिनमें हम कॉमन मेथड्स की बात करेंगे। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन निकलता ही है, और बोर्ड एग्जाम में तो अक्सर पूछा जाता है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन दो ही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर है नहीं है। कंसंट्रेशन टर्म से न्यूमेरिकल के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। फोकस करेंगे, इजी कॉन्सेप्ट है। 11th क्लास में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिपीट होगा आप लोगों के लिए, ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। तो कंसंट्रेशन टर्म का जो लिस्ट है हमारे पास, सबसे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में अगर हम देखें तो हमारा निकल के आता है मास परसेंटेज। सेकेंड टर्म हमारा निकल के आता है फ्रेंड्स वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड हमारा निकल के आता है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। फोर्थ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। फिफ्थ मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, और लास्ट फ्रेंड्स हमारा फॉर्मालिटी आ जाता है। क्लियर है नहीं है ये। फॉर्मालिटी जो कंसेप्ट होता है सिंपली यूज होता है आयोनिक कंपाउंडों के केस में। अगर हमारा कंपाउंड आयोनिक है, क्लियर है नहीं है, तो उस केस में हम कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मालिटी की फॉर्म में निकाल के चलते हैं। क्लियर है ये। तो इनके बेस पर केवल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। कभी कभी एक नंबर में इनसे रिलेटेड यूनिट भी पूछे जाते हैं कि इस टर्म के लिए यूनिट क्या होगी। क्लियर है। तो वो चीज़ भी आप ध्यान देंगे। फॉर्मूला और यूनिट, यूनिट दो चीज़ें याद रखने की चीज़ें हैं यहाँ। ओके। फर्स्ट हमारा है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या रहता है, जैसे हमारा कोई सॉल्यूशन है ए प्लस बी, बाइनरी सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, दो कंपोनेंट्स ने मिलकर के क्या बना दिया, कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। क्लियर नहीं है। दो कंपोनेंट है हमारे, दोनों ने कोई सॉल्यूशन बनाया है। इसके लिए हमने मास को, कंपोनेंट फर्स्ट का मास माना है हमने डब्ल्यू ए, कंपोनेंट सेकंड का मास माना है हमने डब्ल्यू बी। तो मास परसेंटेज क्या कहता है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट, यानी ए कंपोनेंट के लिए मास परसेंटेज क्या रहेगा, मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी ए और बी का दोनों का, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है नहीं है। कंपोनेंट ए के लिए मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए। सिमिलरली यदि हमें सेकंड कंपोनेंट के लिए निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला, डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्लियर है नहीं है ये। एक एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे आपका है 20 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर के साथ डिसॉल्व करके कोई सॉल्यूशन बनाया गया है। क्लियर है नहीं है ये, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। देन मास परसेंटेज शुगर और वाटर के लिए क्या होगा, तो वही चीज रहेगी भाई, मास परसेंटेज ऑफ शुगर क्या रहेगा आपका, मास परसेंटेज ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर कितने ग्राम है, 20 ग्राम।
टोटल मास शुगर और वाटर के लिए क्या रहेगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा कैलकुलेट। सेम केस में मास परसेंटेज ऑफ वाटर क्या रहेगा, मास ऑफ वाटर 100 ओवर टोटल मास शुगर एंड वाटर 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, इस तरह से मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। सेम केस में यदि ये कंपोनेंट हमें दो कंपोनेंट ए और बी यदि हमें वॉल्यूम की फॉर्म में दिए हुए हों कि इतने ml, जैसे आपको यहाँ शुगर की जगह इथाइल अल्कोहल दिया हुआ होता, क्लियर नहीं है ये, यानी 20 ml वॉल्यूम के फॉर्म में, इथेनॉल 100 ml वाटर के साथ डिसॉल्व करके कोई सॉल्यूशन बनाया गया है, तो वॉल्यूम परसेंटेज अब क्या निकलता है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चंस के केस में क्या निकलेगा वॉल्यूम परसेंटेज। और सेम फॉर्मूला यहाँ रहेगा, मास की जगह को मास को किससे रिप्लेस कर देंगे, वॉल्यूम से। ओके, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या रहेगा हमारा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इज इक्वल क्या रहेगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, कैलकुलेट हो जाएगा। एंड वॉल्यूम परसेंटेज फॉर वाटर के लिए सेम 100 ml है, टोटल वॉल्यूम 120 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर नहीं है, इस तरह से हम वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज सेम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पीपीएम। जब हमें देखिए पीपीएम पार्ट पर मिलियन, जब हमें किसी भी कंपोनेंट की अमाउंट को यानी ट्रेसेस क्वांटिटी में कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जैसे हमें अपनी बॉडी में आर्सेनिक को आइडेंटिफाई करना है, हमें अपनी बॉडी में आयरन को, ब्लड सेल में आयरन को आइडेंटिफाई करना है, एयर है, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का कंपोजिशन निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, क्लियर है नहीं है, तो हम पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं कि पॉल्यूशन कितना है। पॉल्यूशन का मेजरमेंट करना होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने परसेंटेज कितने पीपीएम में प्रेजेंट है, तो वो हमारा टर्म रहता है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, और पार्ट पर बिलियन भी होता है, पीपीबी भी होता है। क्लियर है नहीं है, फॉर्मूला क्या रहता है इसके लिए, पार्ट पर मिलियन इज इक्वल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, क्लियर है, जिसके लिए निकाल रहे होते हैं हम पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम या पार्ट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन 10⁶। ये फॉर्मूला आ जाता है पीपीएम के लिए फ्रेंड्स। क्लियर, पीपीएम कैलकुलेशन के लिए ये रहेगा हमारा। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट होती हैं हमारी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ होता क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि दिए हुए सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ। फॉर्मूला क्या रहता है स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ओके, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर नहीं है ये, एक एग्जांपल लेके देख लीजिए स्ट्रेंथ के लिए। कह रहा है कि मान लीजिए वो कह रहा है भाई 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन, 20 ग्राम शुगर 250 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेंथ क्या होगी, तो स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी सॉल्यूशन के लिए, स्ट्रेंथ इज इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, भाई कम क्वांटिटी में कौन है शुगर, क्लियर नहीं है, तो अमाउंट कितनी है उसकी 20 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml, ml में है तो 1000 से क्या रहेगा मल्टीप्लाई। क्लियर नहीं है, 1000 से मल्टीप्लाई कितने टाइम्स चला जाएगा ये 4 टाइम्स, क्या आ जाएगा आपका 80, और यूनिट क्या रहेगा स्ट्रेंथ का ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर।
ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट आ जाता है स्ट्रेंथ के लिए। ओके, ग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं, 1000 में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ के लिए कंसेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन मास परसेंटेज की तरह ही है। जैसे इसमें हमने 20 ग्राम शुगर लेकर के 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है। क्लियर नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन बन के आ गया है। अब कह रहा है कि मास फ्रैक्शन निकालिए दोनों कंपोनेंट का। तो मास फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला रहता है, यही वाला फॉर्मूला रहता है, बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ओके, मास फ्रैक्शन इज इक्वल क्या रहेगा हमारा, मास फ्रैक्शन मान लीजिए यही हमारा कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, ए और बी से मिलकर बना हुआ है। मास ए का डब्ल्यू ए है, बी का डब्ल्यू बी है। तो उस केस में मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, फ्रैक्शन ऑफ ए क्या रहेगा हमारा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। और मास फ्रैक्शन बी कंपोनेंट के लिए क्या रहेगा, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए प्लस आपका डब्ल्यू बी। क्लियर है नहीं है, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, केवल 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। देखिए यही रिलेशन आ जाता है, यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू मास परसेंटेज, 100 से डिवाइड कर दीजिए, मास परसेंटेज कन्वर्टेड इनटू मास फ्रैक्शन। क्लियर है नहीं है, ये रिलेशन भी हम इस चैप्टर में रिलेशंस के बारे में भी देखेंगे। इन कंसंट्रेशन टर्म में आपस में क्या रिलेशन होता है, उसके बेस पर भी क्वेश्चंस निकलते हैं फ्रेंड्स। ओके, ध्यान से देख लीजिए, केवल फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोल फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपका, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारा फॉर्मूला रहता है इसके लिए फ्रेंड्स हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। जैसे ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मास ये हो गया, इसमें मोलर मास, मोलर मास को रिप्रेजेंट कर लीजिए एम ए, और बी कंपोनेंट के लिए हमारा एम बी। और तीसरी चीज इसमें नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर लीजिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए एन ए और इसके लिए क्या है हमारा एन बी। ओके, ये तीन चीजें याद रखना, थ्रू आउट द चैप्टर चलेंगी ये चीजें। यानी ए कंपोनेंट हम सॉल्वेंट मान के चलते हैं, बी कंपोनेंट को सॉल्यूट मान के चलेंगे। ओके, ए कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट के लिए मास डब्ल्यू ए, मोलर मास एम ए और नंबर ऑफ मोल्स एन ए चलेंगे। और बी कंपोनेंट जो हमारा सॉल्यूट है उसके लिए मास डब्ल्यू बी, मोलर मास एम बी, नंबर ऑफ मोल्स एन बी रहेगा। ओके, आइए नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट कितने हैं। अब जैसे ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है ए और बी, मोल फ्रैक्शन हमें यदि ए का निकालना है, ओके इसी में आ जाइए, यदि मोल फ्रैक्शन हमें ए कंपोनेंट के लिए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन को बेसिकली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स ए। फॉर्मूला क्या रहेगा, कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, ए कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स, ए कंपोनेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे एन ए। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दो कंपोनेंट है, ए का नंबर ऑफ मोल्स एन ए और बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स एन बी है, तो टोटल कितना हुआ एन ए प्लस आपका एन बी। इस तरह से फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होता है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी क्या रहेगा हमारा, एक्स बी इज इक्वल एन बी ओवर एन ए प्लस आपका एन बी। क्लियर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। क्लियर है नहीं है, ये नोट करने वाला पॉइंट क्या है इसमें फ्रेंड्स, नोट करने वाली चीज है कि दोनों कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1।
क्लियर है नहीं है? जब हम मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करें, चाहे हमारे 2 कंपोनेंट हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी कंपोनेंट हो, उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी 1 के इक्वल होना चाहिए, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अदरवाइज एरर मिलेगा। यदि 1 से ज्यादा है तो एरर मिलेगा आपको। 1 से ज्यादा कम है, जैसे 9.99 आ रहा है, 9.98 के अप्रॉक्स में आ रहा है, तो भी हम सही मान सकते हैं, लेकिन 1 से ना तो ज्यादा कम होना चाहिए। क्लियर है? 9.8 आ रहा है तो रॉन्ग है आपका आंसर। क्लियर है नहीं? यही 1 आना चाहिए। 1 से भी 1 पॉइंट भी ज्यादा है तब भी आपका आंसर गलत है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। वही चीज हम यही कंपोनेंट लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कि 20 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया है, कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। क्लियर नहीं है? तो यहां से हमारे पास मास आ गया। मास आ गया यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास, मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर। क्लियर है नहीं? ये शुगर मीन्स कम क्वांटिटी में है, तो हम क्या लेके चलेंगे, इसको एज ए सॉल्यूट लेके चल रहे हैं। क्लियर है नहीं? और हमने बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। तो मास ऑफ शुगर यानी डब्ल्यू बी हमें दिया हुआ है 20 ग्राम। ओके, मास ऑफ वाटर डब्ल्यू ए 100 ग्राम दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं है? ये दो चीजें हमें पता है। देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है? और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला रहता है हमारा, ये याद रख लेना कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रहता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल रहता है मास ओवर मोलर मास। क्लियर नहीं है? ये मास ओवर मोलर मास। अब मास तो हमें दिया हुआ है, मोलर मास हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। क्लियर नहीं है? ये तो मोलर मास क्या रहता है अगेन, मोलर मास ऑफ शुगर के लिए, शुगर मीन्स C12H22O11। ओके, निकाल के देखिए 342 मिलेगा आपको, 342। ओके, फिर उसके बाद मास ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर के लिए मोलर मास 18 रहता है। मास हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोलर मास फॉर्मूला से निकाल लिया हमने। ठीक है? आफ्टर दैट हमारा नंबर ऑफ मोल्स का टर्म आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट बी के लिए निकाल लीजिए, यानी एन बी निकाल रहे हैं हम, शुगर के लिए निकाल रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रहता है मास ओवर मोलर मास। मास कितना है 20, मोलर मास कितना है 342। ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लिए निकाल रहे हैं हम, एन ए इज इक्वल, मास कितना है 100, मोलर मास कितना है 18। क्या आ गए हमारे एन ए और एन बी। एन ए और एन बी का वैल्यू यहां पुट कर दो, एन ए का वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका शुगर, और एन ए और एन बी का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर नहीं है? ये कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए, आंसर निकाल के कमेंट्स कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आफ्टर दैट मोल फ्रैक्शन के बाद इसमें हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता है दोस्तों, नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी क्या रहता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स, ये ऑलवेज चलेगा आगे। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मास ओवर मोलर मास।
ठीक है, चलिए मोलारिटी कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। मोलारिटी, मोलारिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स मोलारिटी। डेफिनेशन क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, मोलारिटी अगेन यदि ml में सॉल्यूशन हो क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ml में है सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हम 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करके चलते हैं। क्लियर है ये। आगे देखिए, यदि यूनिट पूछता है इसमें, यूनिट की बात, तो यूनिट इसमें रहता है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का यूनिट मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है, लीटर, तो मोल पर लीटर ये यूनिट आ जाता है मोलारिटी के लिए। क्लियर है ये। मैथमेटिकल फॉर्मूला, कैपिटल एम से मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स को Na और Nb से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यदि सॉल्यूट की बात आ रही है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हमने Nb से, यानी ये रहेगा हमारा Nb ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर है नहीं है। यदि ml में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो इसमें 1000 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, अब Nb क्या रहता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, मास ओवर मोलर मास, यानी Na का फॉर्मूला रहता है हमारा Wa ओवर Ma और Nb का फॉर्मूला रहेगा हमारा Wb ओवर Mb। फ्रेंड्स क्लियर है नहीं है ये। तो Nb है हमारे पास, तो Nb का फॉर्मूला क्या रहेगा, Wb ओवर Mb। तो कैपिटल M अगेन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, Wb ओवर Mb क्रॉस V मल्टीप्लाइड बाई 1000। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी। क्लियर है ये। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके लिए। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि एग्जाम्पल के लिए 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन के साथ। मोलारिटी कैलकुलेट कीजिए इसके लिए। तो यहां से देखिए मास दिया हुआ है, मास यानी Wb दिया हुआ है आपको सॉल्यूट के लिए 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास है। मोलर मास NaOH का क्या रहेगा, मोलर मास 40। क्लियर है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे हमारे, मास ओवर मोलर मास 20 ओवर 40 यानी 0.5। ओके, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास, यानी Nb आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 दे रखा है, ml में दे रखा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मोलारिटी क्या निकल के आएगी, मोलारिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स 0.5 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 मल्टीप्लाइड बाई 1000। कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 कितना आ जाएगा हमारा, 2 मोल पर लीटर। ठीक है, 2 मोल पर लीटर। समझ आया फ्रेंड्स। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स इस कंसंट्रेशन टर्म से निकलता है। आगे देखिए, नेक्स्ट टर्म है हमारा मोलालिटी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि हमें इसमें रिलेशनशिप निकालना हो, ध्यान दीजिए, यदि हमें रिलेशनशिप निकालना हो किस किस के बीच में, मोलारिटी टर्म के बीच में और स्ट्रेंथ के टर्म के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यदि हमें ये चीज कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। देखिए, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट Wb ओवर V। क्लियर है नहीं है, ये क्या रहता है हमारा, स्ट्रेंथ रहता है।
और मोलर मास से डिवाइड कर दें हम, क्या निकल जाएगा हमारा? मोलरिटी। क्लियर नहीं है ये? यानी मोलरिटी इज इक्वल, हम ऐसे भी कह सकते हैं यदि रिलेशन की बात करें, मोलरिटी इज इक्वल रहता है हमारा, ये तो रहेगा हमारा स्ट्रेंथ फ्रेंड्स, ये क्या रहेगी हमारी? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और स्ट्रेंथ में मोलर मास से डिवाइड कर दें, यानी स्ट्रेंथ डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है हमारा? मोलरिटी। और स्ट्रेंथ इज इक्वल क्या कह सकते हैं? मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। समझ आया? ये रिक्वायरेबल रिलेशनशिप है इन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट हमारा है टर्म मोलालिटी। टर्म मोलालिटी, मोलालिटी का डेफिनेशन क्या रहता है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है नहीं ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, और यदि वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो मोलालिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम देन मल्टीप्लाइड बाई 1000। ओके, यदि यूनिट की बात करते हैं हम तो यूनिट इसमें निकल के आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का यूनिट मोल और सॉल्वेंट का यूनिट है किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम ये यूनिट आ जाएगा किसके लिए? मोलालिटी टर्म के लिए। ओके, अब बात करते हैं इसमें एक एग्जांपल लेकर के। एग्जांपल है हमारा वही, इसी तरह से एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट विद 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ कुछ सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है। क्लियर नहीं है ये? कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे पास मास आ गया, मास कितना है? मास ऑफ यूरिया, यानी मास यूरिया के लिए WB से रिप्रेजेंट करेंगे कितना है? 20 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम WA से, क्या रहेगा हमारा? 200 ग्राम। ठीक है, मास हमें हमारे पास दोनों के दिए हुए हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल चाहिए, यहाँ पर सॉल्वेंट का मास चाहिए। ठीक है, यानी सॉल्वेंट का मास तो है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो मास दिया हुआ है, मोलर मास हम निकाल लीजिए इसका। मोलर मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 60 रहता है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे इसके लिए? मास ओवर मोलर मास, क्या गए? नंबर ऑफ मोल्स। अब निकाल लीजिए आप मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल क्या रहेगा इसके केस में? अब आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 20/60 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000। कैलकुलेट कीजिए इसको। 20/12 आ जाएगा फ्रेंड्स ये,
और ये डिवाइड चला जाएगा आपका 1.6 ग्राम मोल पर किलोग्राम। क्लियर है ये चीज? एग्जाम्पल के थ्रू इसको इस तरह से हम समझेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा फ्रेंड्स नंबर 9, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला को अच्छे से समझेंगे। नॉर्मलिटी के लिए डेफिनेशन रहता है फ्रेंड्स इसके लिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये नॉर्मलिटी के लिए आ जाता है। और यदि ml में है तो नॉर्मलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml देन मल्टीप्लाइड बाई 1000। ओके फ्रेंड्स, यूनिट की बात करते हैं तो इसमें यूनिट निकल के आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट रहता है ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के टर्म में लीटर पर लीटर। ठीक है, ये इसके लिए यूनिट आ जाता है। अब बात करते हैं हम इसी में फॉर्मूला और निकल के आएंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट निकलता कैसे है, ये होता क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल रहता है फ्रेंड्स आपका मास ओवर इक्विवेलेंट मास, मास ओवर इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है दोस्तों? तो इक्विवेलेंट मास का भी अगेन फॉर्मूला निकल के आ जाता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स कंबाइंडिंग कैपेसिटी, कितनी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर रहा है कोई भी से पी सीरीज। ओके, मैं आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। फॉर्मूला एक तो ये हो गया, दूसरा और फॉर्मूला आप रख सकते हो इक्विवेलेंट मास एसिड के लिए, बेस के लिए, साल्ट के लिए, तीनों के लिए देख लीजिए। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास क्या रहता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एसिड, मोलर मास डिवाइड बाई उसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। ध्यान रखिए, ठीक है, कि बेसिसिटी मीन्स क्या होता है कि कोई भी आपका जो एसिड होता है वो कितने H पॉजिटिव आयन का ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर है नहीं है ये चीज? और दूसरा रहता है इसी में इक्विवेलेंट मास अगेन निकालने का फॉर्मूला कि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस के लिए वो रहता है आपका मोलर मास डिवाइड बाई इट्स एसिडिटी। क्लियर है ये चीज? अगर हमें बेस के लिए इक्विवेलेंट मास निकालना है तो वो क्या रहेगा? मोलर मास डिवाइड बाई इट्स एसिडिटी, यानी कितने OH नेगेटिव आयन का ट्रांसफर कर रहा है। ओके, यदि वैलेंसी या एसिडिटी और बेसिसिटी का वैल्यू 1 होता है, ये चीज भी याद रखना आप, यदि वैलेंसी इज इक्वल 1 तो उस केस में उस सॉल्यूशन के लिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल रहेंगे। जो वैल्यू नॉर्मलिटी का होगा वही उस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी। क्लियर है नहीं है? कब? जब वैलेंसी इक्वल टू यूनिटी 1 के इक्वल होगी। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट आ जाता है इसमें साल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास किसी भी साल्ट का, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, तो ये रहता है दोस्तों आपका मोलर मास ऑफ दैट साल्ट, मोलर मास ऑफ दैट साल्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज कर रहा है उस साल्ट में। क्लियर है चीज, ये चीज। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। आपको यदि न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में आप लोग उल्टा चलें। न्यूमेरिकल के केस में सबसे पहले आप क्या निकाल के चलें, जैसे मास तो दिया हुआ होगा कि इतने ग्राम सॉल्यूट है, इतने वॉल्यूम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, नॉर्मलिटी कैलकुलेट कीजिए। क्लियर नहीं है? तो उस केस में सबसे पहले मास तो आपको पता ही है, इक्विवेलेंट मास निकालना है आपको। सबसे पहले क्या करें आप लोग, उस सॉल्यूट के लिए आप वैलेंसी काउंट करें, उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी आइडेंटिफाई करें। क्लियर है नहीं है? ये सॉल्यूट के मोलर मास में उसको डिवाइड करें, नहीं है? तब हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास रखें, क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, तो हमारा नॉर्मलिटी कैलकुलेट होगा। यानी नॉर्मलिटी कैलकुलेशन में हमारे कितने स्टेप लाई करेंगे, 3। याद रखेंगे 3 स्टेप में। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमें 3 फॉर्मूला यूज करने होते हैं, नहीं है? पहले आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, दूसरा आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, और तीसरा फिर आप नॉर्मलिटी निकालेंगे। ठीक है? पहले क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास, दूसरा आप ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और तीसरा फिर आप नॉर्मलिटी निकालेंगे। क्लियर है नहीं है? ये एक एग्जांपल लेके देखिए, जैसे हमारा एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, सिक्स ग्राम एसिटिक एसिड है, प्रेजेंट इन 120 ml सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है नहीं है? इसके लिए हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, 6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिटिक एसिड इन 120 ml सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर हमें मास पता है, मास ऑफ एसिटिक एसिड, मास ऑफ CH3COOH क्या रहेगा हमारा, 6 ग्राम। और CH3COOH के केस में फ्रेंड्स, CH3COOH जब इसका आयोनाइजेशन होता है तो ये देता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव निकाल रहा है, 1। तो ये इस एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। ठीक है? जितने H पॉजिटिव निकलेंगे एसिड में से, वो क्या रहेगी उसकी बेसिसिटी। जितने OH नेगेटिव निकालेगा कोई भी बेस, वो उसके लिए क्या रहेगा, एसिडिटी। क्लियर है नहीं है ये? तो यहाँ पर मास दिया हुआ है हमें, मोलर मास एसिटिक एसिड का, मोलर मास क्या रहता है एसिटिक एसिड का, 60। ध्यान रखेंगे मोलर मास 60। अब इक्विवेलेंट मास निकालिए। इक्विवेलेंट मास क्या रहेगा, मोलर मास डिवाइड बाई इट्स बेसिसिटी। मोलर मास कितना है, 60। बेसिसिटी कितनी है, कितने H पॉजिटिव निकल रहे हैं, 1। तो 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 60 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला क्या रहता है, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। मास कितना है, 6 ग्राम। मोलर इक्विवेलेंट मास कितना है, 60। क्या आ जाएगा आपका ये, 0.1। क्या आ गया ये, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब नॉर्मलिटी निकाल लीजिए। नाउ नॉर्मलिटी इज इक्वल फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 120 ml में है, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है? तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा ये 10/100
12 यानी 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट्स द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ओके, चेक इट।